Hello and welcome back to my YouTube channel. We had started a chapter in physics. The name of that chapter was Unit and Dimension. Unit and Dimensions. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने मैंने तो बताया था व्हाट इज अ क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए हमें चाहिए होती है यूनिट। यूनिट क्या होती है? एक तो यूनिट चाहिए होती है और एक नंबर चाहिए होता है कुछ, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मतलब मेजर करना है, मतलब कंपेयर करना है, तो कंपेयर अ काइंड ऑफ कंपैरिजन इज देयर। तो हमें कुछ यूनिट चाहिए, कुछ मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ 35 मीटर। इसका मतलब क्या है? मीटर का मतलब क्या है? ये लंबाई की बात हो रही है, तो दिस इज यूनिट। और ये क्या 35 मतलब कितनी लंबाई की बात हो रही है? दिस इज मैग्नीट्यूड। कितनी लंबाई की बात हो रही है। सो कितना बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, किस बारे में बात हो रही है तो वो बताने के लिए हमें यूनिट चाहिए। ठीक है, दिस मच वी हैड डन। और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया हमने फिजिकल क्वांटिटीज का। कैसे? फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। What are fundamental quantity? तो यार फंडामेंटल इन नेचर, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग। ये हमारे पास थी टोटल 7। और डिराइव्ड क्वांटिटी तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आते हैं। 7 कौन कौन सी है भाई? लंबाई, मास और इलेक्ट्रिक करंट। और अनदर वन वाज टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद हमारे पास थी भाई लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी लुमिनियस इंटेंसिटी के बाद वी हैड अनदर फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी? लुमिनियस इंटेंसिटी के बाद हमारे पास अनदर फिजिकल क्वांटिटी थी जिसका नाम था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एंड द लास्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट वी हैव इज टेम्परेचर। तो हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी हुई जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। हो गया तो हमारी दिस इज टाइम। दिस इज टाइम। ओके। सो डिराइव फिर हमने देखा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है जो इनके ऊपर डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बोल देता हूँ मैं। स्पीड हुआ, स्पीड स्पीड। और एग्जांपल लूँ अगर मैं तो फोर्स। फोर्स के बाद एनर्जी, पावर, प्रेशर, जितने भी बाकी जितने भी यूनिट्स हैं इनके अलावा, जितनी भी क्वांटिटीज है इनके अलावा, वे सब कैसी है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इतना हमने कर लिया था सब। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। हमने 3 सिस्टम्स के बारे में बात करी थी। 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए थे कौन कौन से? पहला था भाई अपने पास CGS सिस्टम, जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। दूसरा था अपने पास FPS सिस्टम, जिसको लंबाई को फुट में, वजन को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। इसको हम फ्रेंच सिस्टम बोलते थे और इसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते थे। ठीक है, लास्ट वन इज MKS सिस्टम। दिस इज द फाउंडेशन। दिस फॉर्म्स द फाउंडेशन और द बेसिस ऑफ द SI सिस्टम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द SI सिस्टम। लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इतना सब हमने कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसके बाद आता है हमारे पास में आज जो हम करेंगे, या इससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कल मैंने क्या छोड़ा था। कल कहाँ तक कराया था? yesterday we were doing yesterday we had been doing about the length. we had been studying about the length के बारे में बताया था। कल हम किसके बारे में कर रहे थे? लेंथ के बारे में। व्हाट इज लेंथ? लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं MKS सिस्टम में। तो ठीक है, तो मीटर का बताया था मैंने तुम्हें कि कुछ कुछ कन्वर्जन पड़े हैं। ये सब हो गया था ना? हो गया था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊँ क्या छोड़ा था मैंने बताया था तुम्हें कुछ कि मीटर्स के जो कन्वर्जन होते हैं कैसे होते हैं। अगर बड़े कन्वर्जन की बात करूँगा तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा और पेटा। और ये इसमें होगा यार, इट मस्ट बी हियर। ये थे भाई, हाँ ये रहे। एक एक डेकोमीटर में कितने मीटर? 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर? 10 मीटर। एक किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। एक मेगामीटर में, एक मेगामीटर में कितने किलोमीटर? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 मतलब 10 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इतने मीटर। कितने? 10 लाख मीटर। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही कर देखते हैं, ऐसे ही देख रहे थे। फिर इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कुछ, क्या बताया था? ये बताया था मैंने तुम्हें कि जो जब हम लंबाई को मेजर करते हैं,
लंबाई को मेजर करने के लिए मैंने तुम्हें कुछ बताए थे कि अलग अलग यूनिट्स होती हैं। समुद्र का डिस्टेंस मापने के लिए अलग होती है, जिसको हम समुद्र के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट थी? समुद्र के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए थी हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल, वो नॉटिकल माइल। और एक सेकेंड, गेट बैक ओवर हियर। इसको एक 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 दो यूनिट होती है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। या फिर मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर, ये पता है मैं। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था एक माइल। माइल बहुत यूज़ होता था पहले, माइल स्टोन की वजह से इसका नाम माइल पड़ा था। बोला वही होता रोड के बराबर में ऐसा कि दिस डिस्टेंस दिल्ली 20 किलोमीटर। तो ये जो है ना, ये जो बना रहता है रोड के बराबर में, ये माइल स्टोन का बना होता है। इसलिए हम इसको मेजर करते थे एक माइल को। एक माइल में होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास में एक नॉटिकल माइल पढ़ा था फिर हमने। नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल होता है जिसमें हम सी का डिस्टेंस मेजर करते हैं। समुद्री डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम नॉटिकल माइल का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर। ठीक है भाई। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? इसके बाद पढ़ा था हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज यूज्ड वेयर इट इज यूज्ड इन द स्पेस। स्पेस के अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1.4 या फिर 1.5 कह दो। अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूँ इसको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास इसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में डिस्टेंस होता है। ठीक है। इसके बाद एक और यूनिट पड़ी थी जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ी यूनिट, एक लाइट ईयर। ये इंपॉर्टेंट है। लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ये बात रही ईयर से, टाइम में कंफ्यूज मत करना। ये होता है कि एक लाइट ईयर में क्या होता है, एक सन रे एक लाइट ईयर में, एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। एंड इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इतना डिस्टेंस सबसे बड़ी यूनिट। इससे भी बड़ी, इसमें 15 करोड़ के आसपास, इसमें बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। चलो फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये डेकोमीटर, ये सब बता दिया मैंने तुम्हें, एक्सामीटर, पेटामीटर, टेरामीटर, गीगामीटर। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से तुम्हें बताने चाहिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, एक और यूनिट देख लो, एंगस्ट्रॉम होती है एक यूनिट, मीटर की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। क्या? एंगस्ट्रॉम, डिनोटेड बाई ए के ऊपर 0। इसको क्या बोलते हैं? ANGSTOM, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? 10⁻−10 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻−10, मतलब ये छोटी यूनिट है, मीटर से बहुत छोटी है। 10 के 1/10 के आगे 10 जीरो, 1 के आगे 10 जीरो, इतनी छोटी, इतनी छोटा मीटर, 0.00 समथिंग आएगा ना। ठीक है। इसके बाद अगर वो पूछता है कि फाइंड, एक क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली, ये कराने की सोच रहा था मैं तुम्हें, कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। और रिलेशनशिप किसमें बताना है? 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम है। अब तुम्हें पता है नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर, इनके बीच में रिलेशन बताना ना, रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर पता होना चाहिए कितना है? 10⁻⁻9 मीटर। और एंगस्ट्रॉम कितना है? 10⁻10⁻10 मीटर। ये मीटर में, आपस में इनका क्या रिलेशन है, ये पता करना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा, ये देखो, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर है वो पता कर लें, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम है वो पता कर लेते हैं। तो देखो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? 10⁹ नैनोमीटर होंगे, है ना। कैसे? देखो कैसे, ये देखो, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁹ मीटर। कितना मीटर होता है ना। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 1 मीटर, 1 मीटर क्या हो जाएगा, इधर ये डिवाइड में 10⁹ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁹ नैनोमीटर। अरे यार, 10⁹ नैनोमीटर, कितने नैनोमीटर आ गए 1 मीटर में। और 1 ही मीटर में अगर मैं एंगस्ट्रॉम निकालता हूँ तो कितने आ जाएंगे? एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर में कितना है? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब ये बताओ, ये मीटर 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ए बराबर बी और सी बराबर डी है, सॉरी, ए बराबर बी और ए बराबर ही सी है, तो क्या बी और सी भी बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है। तो इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। 10⁹ नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 10⁹ नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये हो गया। अभी बताओ 10⁹ है, इधर 10⁻10 है, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा, इसको डिवाइड करूँ इधर से, तो इधर 9 है, इधर 10 है, 10⁻10 अपॉन 10⁻9 कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा।
ठीक है, तो 1 नैनोमीटर विल कम आउट टू बी 10 एंगस्ट्रॉम। बस यही रिलेशन बताना था कि 1 नैनोमीटर कितना है, 10 एंगस्ट्रॉम। किसी भी यूनिट के बारे में ऐसा हम रिलेशन निकाल सकते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम आपस में। छोटी छोटी यूनिट का भी आपस में पता कर सकते हैं ऐसे ही। जैसे अगर मैं कहता हूँ तुम्हें, अगर मैं बोलता हूँ कि फाइंड आउट द हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब, क्या हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब है। ये वॉल्यूम का हमें पता है कि ये किसको मेजर करने के लिए काम आता है, ये भी दोनों वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो 1 मीटर में कितने क्यूब, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, 1 मीटर का हमें क्यूब करना है, तो इधर भी 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब करेंगे, 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो देखो अभी, देखो 1 मीटर क्यूब विल कम आउट टू बी 10 की पावर 2 है ना, 10 की पावर 2 का क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे, कितने जाएंगे 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब ये नहीं कि 1 मीटर क्यूब में भी 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, समझ आ गई बात। 10 टू द पावर 6 होंगे, मतलब कितने, 10 के आगे ए के आगे 6 जीरो, 3 5 6, इतने सेंटीमीटर क्यूब होंगे 1 मीटर क्यूब में। ठीक है ना, क्योंकि क्यूब है ना, वॉल्यूम का यूनिट। ठीक है, वो लंबाई का, मीटर की, मीटर में क्या नापते हैं लंबाई, मीटर क्यूब में क्या नापते हैं वॉल्यूम, मतलब कितना लीटर, लीटर का भी जैसे लीटर के जैसा ये यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। चलो फिर हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का क्या टॉपिक है, ये बच गया था यूनिट एंड डायमेंशन में। मैं जब ये यूनिट का कन्वर्जन पढ़ा रहा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने ये नहीं बताया था कि 2 यूनिट का, जो मीटर को ही नापने की 2 यूनिट होती है, जो दोनों की दोनों यूनिट मीटर से ही ड्राइव होती है, तो इनको भी हम कैसे आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए था कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, और एक कितने मीटर होते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो फिर हमारा आंसर इनका इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं। बाकी सब कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो फिर आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। टुडेज टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है भैया आज का टॉपिक, डायमेंशनल फॉर्मूला। कलर चेंज करो, डायमेंशनल, क्या पढ़ने वाले हैं आज, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है ये है भाई, ये एक ड्रामा है। क्या ड्रामा है ये ड्रामा है कि जैसे तुमने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स बल, बल की यूनिट क्या होती है न्यूटन। फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में, क्योंकि न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था फोर्स को। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, लेकिन तुमने कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास में L1 M2 T माइनस 2, L1 M2 M1 T माइनस 2, ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ देखा है कि ये क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो व्हाट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला, सबसे पहले तो बताओ। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एक फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में, एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी थी, 7 थी। कौन कौन सी थी अभी बताइए, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और अमाउंट ऑफ मोल और लुमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज में उसको हमें डिराइव करना है। जैसे ये देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, द डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्रेसेस अ फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी वेदर डिराइव्ड। जैसे फोर्स का कैसी कैसी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन इसको भी हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में। कैसे, एल क्या है, एल लेंथ है, एल की पावर 1, एम की पावर 1, टी की पावर माइनस 2। इससे पहले, बिफोर वी प्रोसीड ऑन दिस टॉपिक डायमेंशनल फॉर्मूला, आई वांट यू टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कोल्ड वोट। ये पता होना चाहिए तुम्हें बेसिक सा मैथमेटिक्स। क्या, ए की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे, एन की पावर 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, दूसरा पता होना चाहिए ए की पावर 1 तो ये 1 ही होगा, ए ही होगा। किसी पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होगा, किसी की पावर 1 तो वो खुद होगा वो नंबर। किसी की पावर -1 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिखा है 1/a। जैसे मैं लिखता हूँ 10 की पावर -1, इसका मतलब क्या है 1/10, मतलब 0.1। समझ आ रही बात, ये है इसका मतलब। अगर मैं कहीं लिखता हूँ a की पावर -2, इसका मतलब क्या है 1/a की पावर 2। ये पता होना चाहिए। एक चीज़ और पता होनी चाहिए, क्या, a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करता हूँ जिनका बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, a की पावर m माइनस n। ये यूज होंगे आज, इसलिए बता रहा हूँ। a की पावर m गुना a की पावर n करता हूँ, दो नंबर जिनका बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो फिर पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। तो कैसे ऐड हो जाएगी, a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल दे दो, कोई एग्जाम्पल दे दो भाई, अगर एग्जाम्पल चाहिए तो। जैसे मैं लिखता हूँ 10 की पावर 3/10 की पावर 5,
5 तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी भी कर सकते हैं, 10 की पावर 5 ही लिख लो, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 माइनस 5, दिस वुड कम आउट टू बी 10 की पावर माइनस 2। कैसे आएगी ये 10 की पावर माइनस 2? तो तुमने अभी बताया कि 10 की पावर अगर माइनस होगी तो 1 बाई में लिख देंगे उसको, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 2? बिल्कुल लिख सकते हो। 1/10 की पावर तो 2 तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 तो 0.01 हो जाएगा। हाँ यही होगा, यही होगा, तो फिर ठीक है। कैसे हुआ ये, इधर देख लो, 10 की पावर 3 बटे 10 की पावर 5, इसका मतलब क्या है 10 को 3 बारी मल्टीप्लाई हुआ है। किसी की पावर अगर किसी की अगर पावर होती है तो वो नंबर उतनी बारी मल्टीप्लाई होता है, 10 की पावर 3 होता है ये। ऐसे 10 की पावर 5 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की 5 बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर 3 ऊपर वाली ये 3 कट जाएगी, इससे कट जाएगी तो क्या बचेगा 1/10 गुणा 10 100 बचेगा। 1/100 तो यही होता है 0.0, सेम आ रहा है, सही है। समझ आ गई बात, क्यों किया डिवाइड, क्यों किया इसको माइनस क्यों करते हैं पावर को। जैसे एग्जाम्पल और ले लो ताकि और क्लैरिटी आ जाए थोड़ी सी। कैसे, 10 मत लो, कुछ और ले लो जिसका बस नंबर सेम होना चाहिए। जैसे मैं लेता हूँ 5 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर सेम है, नंबर की पावर क्या है अलग अलग है। अगर नंबर सेम है पावर अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या लिख दूंगा 5 की पावर 8 माइनस 2, तो 5 की पावर 6 आएगी डायरेक्ट। कैसे आई, यही कर लो बेसिक से, इसको 8 बारी मल्टीप्लाई करो, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे करेंगे 8 बारी। इसको करेंगे 2 बारी तो ये 2 कट जाएंगे, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। 5 की जब 6 बारी मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आपको 5 की बार 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। समझ आ गई बात। चलो फिर आगे मैं कह रहा हूँ अगर दो नंबर सेम है, जैसे मैं लिखता हूँ 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर दो बेस सेम है, अगर दो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 2 प्लस 3 कर देंगे डायरेक्ट, तो 5 की पावर 5 आ जाएगी आंसर। कैसे आई, 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 2 बारी मल्टीप्लाई, गुणा गुणा है तो 5 की पावर 3 है तो 5 की 3 बारी मल्टीप्लाई, 5 की 3 बारी मल्टीप्लाई। बस ये कंडीशन ये है कि ये पावर सेम होनी चाहिए तभी ऐड होगी। अगर ये नंबर सेम नहीं होगा, अगर ये नंबर सेम नहीं होगा पावर अलग अलग होगी तब भी ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर नंबर ही सेम ना होगा तो फिर ये ऐड नहीं होगी। देखो 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 5 बारी मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यही तो बोल रहा था, डायरेक्ट ऐड कर लो। ठीक है, ये बात अगर समझ आ गई हो तो हम आगे चलते हैं, आज के डायमेंशनल फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये भी एक्स्ट्रा है, इसको भी हटाओ। ठीक है भाई, ये बताया बस कि अगर दो नंबर सेम होंगी पावर अलग अलग है तो डायरेक्ट पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी चलो फिर आगे चलते हैं। पहले देखो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला में हम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, 7 है। 7 को हम मीटर किलोमीटर में नहीं लिखेंगे, जबकि हम कैसे लिखेंगे, बताता हूँ कैसे लिखेंगे। जैसे पहली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ है। लेंथ को क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, ना कि मीटर में नहीं लिखेंगे, एल लिखेंगे। हम फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्टली लिख रहे हैं नंबर, इसको किसको, डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब है कि डायरेक्ट लिखना फिजिकल क्वांटिटीज में, किसको, जो भी कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उनको डायरेक्ट इसमें लिखना। ठीक है, तो लेंथ को कैसे लिखेंगे, डिनोटेड बाय एल। मास विल बी डिनोटेड बाय नोट केजी नोट ग्राम बट एम, कैपिटल एम। इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। टाइम को कैसे लिखेंगे, टाइम को सेकंड में नहीं लिखेंगे बल्कि टी लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर, यही है, इसीलिए इसको लोग रटते घूमते हैं, रटना नहीं है, अभी समझ आ जाएगा। टेम्परेचर को केल्विन नहीं के लिखेंगे, कैपिटल के, या फिर थीटा भी लिख सकते हैं, और थीटा। एक और है कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट को ए लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी यूनिट एम्पियर होती है तो फिर ए से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, एक और बच गई, कितनी हो गई, 4 और 1 5, 2 बची हुई है। कौन कौन सी बची हुई है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और कौन सी बची हुई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बची है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को छोटे बड़े एन से डिनोट करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, और तीसरा लास्ट फिजिकल क्वांटिटी लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी विल बी डिनोटेड बाय जे, कैपिटल जे। चलो फिर करने करें, शुरू करें। अभी देखो जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इससे हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हो सकती है, एरिया भी तो किसी चीज को नापने के लिए काम आता है, तो फिजिकल क्वांटिटी एक एरिया हुआ, एरिया को कैसे क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या होती है, लंबाई होती है, तो मैं इसको लंबाई, ब्रेथ भी एक लंबाई होती है, तो इसको भी एल इंटू एल, तो क्या मैं एल की पावर 2 लिख दूँ एरिया को, बिल्कुल लिख दो। तो यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ एरिया का, एल की पावर 2। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एम की पावर 0, कोई मास नहीं है, किसी की पावर 0 तो 1, टाइम भी नहीं है, टाइम की पावर 0 मत लिखो, टाइम बाद में लिखेंगे, पहले मास आ गया तो लंबाई आएगी, लंबाई कितनी है 2 है, तो टाइम कितना है कोई नहीं है, एरिया में कोई टाइम का लफड़ा ही नहीं है। ठीक है,
तो एरिया विल बी डिनोटेड एज एल की पावर 2, एल की पावर 2, या फिर मैं लिखूंगा m0 L2 T0। एम की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। टी की पावर 0 अभी बताया 1 होता है, 1 इंटू 1 होगा, तो ये क्या एल की पावर 2 ही होगा, बिल्कुल ठीक। लेंथ से और क्या डिराइव कर सकते हैं, खाली लेंथ से, खाली लेंथ से हम डिराइव कर सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम भी तो यही होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एल की 3 बार, लंबाई की 3 बारी गुणा हो रही है, लंबाई की 3 बारी गुणा हो रही है, तो एल की पावर 3 हो जाएगा वॉल्यूम डायरेक्ट। ठीक है जी। अगर मैं अब टाइम और लेंथ, दूसरा मैंने फिजिकल क्वांटिटी क्या बताया, एक बताया टाइम, एक बताया लेंथ। लेंथ विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल एल, टाइम विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो अब इन दोनों को यूज करके देखते हैं। अब ये बताओ स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन लेंथ, लेंथ ही है ना डिस्टेंस, लंबाई है ना कुछ, ठीक है। और टाइम विल बी मेजर्ड इन टाइम, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल इंटू टी की पावर -1। 1/t को क्या लिखूंगा, टी की पावर -1, ऊपर बता दिया पहले इसलिए एल टी -1। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा और इसमें m का कौन m नहीं है, तो m की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो m0 L1 t-1, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ। स्पीड या वेलोसिटी दोनों को लिख सकता हूँ। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला सेम होता है ना, डिस्टेंस की जगह बस डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लंबाई, लंबाई है तो L/T हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं और फोर्स के ऊपर चलते हैं, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता होना चाहिए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ना टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ना टाइम क्या होता है, ये होता है स्पीड में चेंज पर यूनिट टाइम। मास क्या होता है, मास को डायरेक्ट हम m लिख देंगे, स्पीड को क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ ऊपर m0 L1 t-1। तो m0 लिखने की जरूरत नहीं है, स्पीड को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ क्या, m1 m नहीं लिखना यार, m0 है ना, तो L1 t-1, और यहाँ पे एक टाइम और है तो अपॉन टी हो जाएगा, टी हो जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगी, तो -2 हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला देख लो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml1 t-2, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। याद तो नहीं करना, दिमाग से निकालना है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, स्पीड का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t-1, या L अपॉन टी डायरेक्टली लिख सकता हूँ, L अपॉन टी। अपॉन टी क्या हो जाएगा, टी की पावर -1, और एक टी यहाँ पर भी है, अपॉन टी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का टोटल। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, L1 t-1 पहले से ही है, दोनों के दोनों अगर अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो -1 एक और -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L1 t-2 हो जाएगा इंटू m1। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। याद रहेगी बात, ठीक है। अभी फिर आगे चलें, आगे चलते हैं। फोर्स का देख लिया, एक और देख लो जो एग्जाम में बहुत रिपीट होती है, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम पता है ना क्या होता है, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, छोटा p। एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन सिंबल लग जाता है, तो ये होता है भाई मास मूविंग विद वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी विल बी द मोमेंटम। मास को रिप्रेजेंट करेंगे m से, वेलोसिटी का बताया अभी L t-1, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml t-1। ठीक है ना, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं इम्पल्स, एक और होता है जो बार बार पूछा जाता है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है भाई, इम्पल्स होता है आवेग, हिंदी में आवेग बोलते हैं, आवेग होता है। तो फिर इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिनोटेड बाय जे, इम्पल्स इज डिनोटेड बाय जे। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का पता है क्या होता है, फोर्स का होता है अभी बताया ऊपर, फोर्स का देख लो डायमेंशनल फॉर्मूला, ये रहा ml1 t-2, ml1 t-2। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स का ml1 t-2 इंटू टी, टी हो जाएगा तो फिर ये -1 + 1 -1 हो जाएगा, दिस वुड कम आउट टू बी ml1 t-1। ठीक है, तो देखो मोमेंटम का भी फॉर्मूला क्या आ रहा है, ml1 t-1, और इम्पल्स का भी फॉर्मूला क्या आ रहा है, ml1 t-1। लेकिन क्या इनके फॉर्मूले बिल्कुल अलग अलग, ये फोर्स इंटू टाइम है और ये मास इंटू वेलोसिटी है। ये फोर्स इंटू टाइम है, मास इंटू वेलोसिटी है, लेकिन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दो फिजिकल क्वांटिटी, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि अगर ये कहीं लिखा हुआ है कि ये लिख देगा, ऐसा कुछ लिख दिया m0 L1 t-1 या -2, अगर कहीं ऐसा लिख दिया कि वो पूछेगा तुमसे कि वो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किस क्वांटिटी का है, ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि एक से ज्यादा क्वांटिटी का भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है। अगर ऐसा पूछेगा तो ऑप्शन में फिर दोनों देगा। समझ आ गई बात, चलो फिर आगे चलें। अब ये कि यहाँ पे तुमने फोर्स को डायरेक्ट रख दिया और टी का, तो फोर्स को याद करना पड़ेगा, फोर्स को याद नहीं करना है, फोर्स का भी बताया ऊपर, फोर्स का ये रहा
क्या है फोर्स का, कैसे निकालते हैं फोर्स को, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का पता होना चाहिए, स्पीड अपॉन टाइम होता है, स्पीड का पता है L1 t-1, तो क्या क्या यहाँ पे स्पीड याद करना, नहीं स्पीड का ऊपर बताया कैसे निकालना है, स्पीड का एरा L/T होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, स्पीड स्पीड L t-1 हो जाएगा, और टाइम है ऑलरेडी है, तो एक्सीलरेशन का हो जाएगा, एक्सीलरेशन का अगर मैं अलग से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ L1 t-2, और अगर मैं मास के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा फोर्स का। समझ आ गई बात, जब फोर्स का आ गया तो इम्पल्स का आ गया, और अगर वेलोसिटी का आ गया तो मोमेंटम का आ गया, मोमेंटम का और इम्पल्स का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे ही क्या मैं वर्क का निकाल सकता हूँ, वर्क क्या होता है, वर्क वर्क होता है भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एस, ठीक है। या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है ना, क्योंकि हम तो डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। अभी जब हम इस पर जाएंगे तो मैं अलग अलग बताऊंगा ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसा अलग होता है, अभी इस अगला चैप्टर शुरू करेंगे मोशन, उसमें पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे अलग अलग चीजें हैं, वहीं पर मैं तो बताऊंगा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्यों अलग अलग है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला पता है ml t-2 m1l1t-2 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट का m हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा डायमेंशनल m1l⁻², t⁻², ये भाई l है, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन l, ये पता होना चाहिए क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कितना हो गया, समझ आ गई बात, m1l2t-2 फिर भी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, ठीक है। फिर अभी बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी या किसी भी एनर्जी की बात कर लेते हैं, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा, देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ मास इंटू वेलोसिटी का, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv², ऐसे लिखो हाफ m इंटू v², हाफ का इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो डायमेंशनल यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूले में भी ये काउंट नहीं होगा, डायरेक्ट बस इसको देखें m इंटू v², m का क्या हो जाएगा m, v क्या होता है ये होता है v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड का, और वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा L/T का स्क्वायर, तो मास इंटू L अपॉन टी, L² t², तो क्या हो जाएगा मास इंटू L⁻², t⁻², 1/t, t⁻⁻1, और 1/t क्या होता है t⁻⁻1, 1/t² क्या हो जाएगा t⁻²। समझ में आती है बात, बिल्कुल आती है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को निकालने के लिए पहले तुम्हें अगर उसका बेसिक फॉर्मूला पता है तो उससे हम डायमेंशन फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, क्या तरीका है, थोड़ा लंबा लगता है मुझे, हाफ ऑफ mv², पहले क्या करो इसको लिखो, हाफ को हम काउंट नहीं करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला में क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो फिजिकल क्वांटिटीज में ये ऐड नहीं हो, इसको कांस्टेंट को हम नहीं लिखते हैं, तो मास, ये मास को क्या लिखेंगे kg, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के जी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करो, इससे डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लो ना, के जी को मास है तो एम से लिखेंगे, ये मीटर है तो एल से लिखेंगे, L⁻², t⁻², डिस्प्ले द फॉर्मूला, यही है ना, ठीक है। चलो फिर अब एक चीज और देख लो, क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन में, ई मतलब एनर्जी का बताते, काइनेटिक एनर्जी का जो है वही सब एनर्जी का होगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या बताया m1l2t-2, m1l2t-2, ठीक है, m1l2t-2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले तो देखो कैपिटल जी, कैपिटल जी क्या होता है, एक तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है स्मॉल जी, ये तो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन है तो इसकी यूनिट वही होगी जो एक्सीलरेशन की होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को लिखते हैं एल, सेकंड को लिखते हैं टाइम t⁻², तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास रेडी है L⁻², लेकिन ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये 6.67 × 10⁻11 पढ़ा होगा तुमने, कि अगर कोई मास m1 है और ये मास m2 है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है आपस में, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है दो मासेस के बीच में, क्या होता है उस फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स होता है F बराबर G इंटू m1 m2 बाय इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है जी जी, ये जो जी है ना, ये जी है, ये जी जो है ना, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है ना 6.67 × 10⁻11, ठीक है। इसकी यूनिट भी होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, पहले इसकी यूनिट देखो भाई, जी को कैसे निकालते हैं, पहले तो जी का देख लो, जी कैसे होता है, जी होता है फोर्स, ये फोर्स है, ये आर डिवीजन में जी के, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 दोनों मास है, तो क्या मैं इसको m² लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया अभी, क्या बताया ना अभी, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है L इंटू t⁻², ml1t-2, ml1t-2, m1l1t-2, ये होता है फोर्स का, ये हो जाएगा m², ये क्या है रेडियस, ये
डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, तो डिस्टेंस है ना, तो इसको मेजर किसमें करेंगे, लेंथ में, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, मतलब एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये m1 है, ये m2 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, चला जाएगा, ये हो जाएगा m की पावर -1, यही बचेगा ना। और ये L1 L2 दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 2 3 हो जाएगा L3 t की पावर -2। ये समझ आई। दिस विल बी द ग्रेविटेशनल डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है जी। इस जी का फॉर्मूला, इस जी की यूनिट बता दो मुझे तुम एक बार, यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन क्या होती है फोर्स की यूनिट, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये मीटर उधर जाएगा, अपॉन kg स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ जी, जी मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और डायमेंशन फॉर्मूला m1 L, ये जब हम फोर्स वगैरह पढ़ें तो बताऊंगा, छोड़ो। समझ आ गई बात। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी क्या, कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द ग्रेविटेशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी और जी के रेशो बताओ क्या होगा, एनर्जी अपॉन जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बताया, m1 L की पावर 2 t की पावर -2, एम वी स्क्वायर, वी क्या होता है L/T, L स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है, ये एनर्जी का हो गया। ग्रेविटेशन कांस्टेंट मेरे लिखा हुआ सामने, m1 m-1 L की पावर -3, L की पावर -3 और t की पावर -2, तो देख लो भी क्या हो जाएगा, m1 और ये -1 ऊपर जाएगा तो माइनस होएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो m की पावर 2 हो जाएगा, m की पावर 2, और ये 2 है ऊपर जाएगा तो L की पावर 3 +3 है भाई, ये -3 कैसे लिख दिया मैंने, ये +3 माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो L की पावर 2 -3 कितना हो जाएगा, L की पावर -1, और t की पावर -2, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो t की पावर कितनी आ जाएगी 0, t की पावर 0 यानी 1, तो इसको हटा भी सकते हैं, m2 L की पावर -1 विल बी द रेशो ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है भाई, बस यही थोड़ा बहुत देखना है। एक और हो जाता है कभी कभी, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, इतना नहीं पढ़ना होता शायद, इतना नहीं पढ़ना तो फिर छोड़ो फिर, ठीक है। ये हो गया आज का डायमेंशनल फॉर्मूला का लेक्चर कंप्लीट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बता दिया मैंने क्या क्या पढ़ा हमने, और आज हमने यूनिट एंड डायमेंशन भी खत्म कर लिया। अब तुम आराम से कहीं से भी यूनिट एंड डायमेंशन की PYQ लगा लेना, आराम से सारे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।